लखनऊ में चल रही, सीधे आपको लेके चलते हैं। 106 है। इस प्रकार आज पुनः जितने लोग संक्रमित हुए उससे कहीं ज़्यादा 1272 लोग ज़्यादा डिस्चार्ज हुए। अब तक कुल 3,02,689 लोग संक्रमण के पश्चात पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। इस प्रकार अब रिकवरी का प्रतिशत प्रदेश का 81.88% चल रहा है, 81.88%। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 61,698 है। इनमें से 31,791 संक्रमित व्यक्ति अपने घर पर रहकर ही होम आइसोलेशन के विकल्प का उपयोग कर रहे हैं और स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। प्राइवेट चिकित्सालयों में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 3,517 व्यक्ति स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं और सेमी पेड L1+ कैटेगरी के होटल्स में, जहां सरकारी चिकित्सकीय दल के द्वारा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, वहां 196 लोग स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। संक्रमित व्यक्तियों में से अभी तक 5,299 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में सैंपल के टेस्टिंग में पुनः एक नया बेंचमार्क स्थापित हुआ और अब तक की सबसे ज़्यादा टेस्टिंग कल की गई। कल 24 घंटे में 1,65,565 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक कुल मिलाकर के प्रदेश में 89,92,424 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। पूल टेस्ट के अंतर्गत 5-5 सैंपल के 2,512 पूल लगाए गए, जिनमें 331 में पॉजिटिविटी देखी गई और 10-10 सैंपल के 404 पूल लगाए गए, जिनमें 25 में पॉजिटिविटी देखी गई। सर्वेलेंस का कार्य हमारी टीमें सभी 75 जनपदों में निरंतर करती रहती हैं और अब तक 1,17,556 इलाकों में 3,75,885 टीम दिवस के माध्यम से 2,46,96,323 घरों का सर्वेलेंस किया जा चुका है और इनमें 12,26,70,811 लोग रहते हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में सर्वेलेंस का कार्य अभी तक संपन्न किया गया है। प्रदेश में 64,507 कोविड हेल्प डेस्क स्थापित हैं, जिनसे लोगों की प्रारंभिक स्क्रीनिंग की जाती है और अब तक 7,76,327 लक्षणात्मक लोगों की पहचान इन कोविड हेल्प डेस्क के माध्यम से की जा चुकी है। प्रदेशवासी निरंतर ई-संजीवनी पोर्टल का उपयोग कर रहे हैं और घर बैठे चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त कर रहे हैं। कल प्रदेश में 2,380 लोगों ने घर बैठे ई-संजीवनी पोर्टल के माध्यम से चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त किया और अब तक 92,928 लोग चिकित्सकीय परामर्श इस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर चुके हैं। दिनांक 21 सितंबर को सरकारी अस्पतालों में 7,180 बच्चों का जन्म हुआ, संस्थागत प्रसव, जिसमें से 6,975 की नॉर्मल डिलीवरी हुई और 205 की डिलीवरी ऑपरेशन के माध्यम से अर्थात सिजेरियन सेक्शन से हुई। जब बच्चे पैदा होते हैं तो जैसा बार बार मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमें जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें हमें अस्पतालों में ले जाना चाहिए, संस्थागत प्रसव करवाना चाहिए ताकि माँ और बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहे। और जब बच्चा पैदा होता है तो माता को तत्काल पहले घंटे के भीतर ही उसे अपना दूध पिलाना प्रारंभ कर देना चाहिए। इससे बच्चे में इम्यूनिटी बढ़ती है और बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा होता है और लगातार बच्चे को माँ अगर अपना दूध 6 महीने तक लगातार पिलाती है तो उसके मस्तिष्क का विकास अच्छा होता है, उसमें इम्यूनिटी अच्छी होती है और बाद के जीवन काल में भी बच्चा स्वस्थ रहता है। एक प्रश्न बार बार आता है कि कोरोना के संक्रमण काल में अगर माँ संक्रमित हो गई है
या अगर संदेह है कि माता को कोई संक्रमण कोरोना का हो गया है, ऐसे में क्या करना चाहिए। ऐसे में भी विश्व स्वास्थ्य संगठन यही सलाह देता है कि माता को अपने बच्चे को स्तनपान कराना चाहिए। माता अगर संक्रमित भी है तो भी उसे बच्चे को अपना दूध पिलाते रहना चाहिए, उसे नहीं रोकना है। कुछ सावधानियां बरतनी है, जैसे माता अपने मुंह और नाक को ढके, मास्क लगा ले, अपने हाथ को अच्छे से साफ करे। छोटा बच्चा जो है, जिन सतहों पर बच्चा रहता है उन सतहों को बिल्कुल साफ रखें, लेकिन बच्चे को अपना दूध पिलाना बिल्कुल ही बंद न करें। चाहे संदेह हो या संक्रमण हो भी गया हो तो भी माता को अपने बच्चे को दूध पिलाना जारी रखना है, और ये बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है, स्वास्थ्यवर्धक है, और इससे बच्चे की इम्यूनिटी भी बढ़ती है। और बच्चा अगर जब माँ के संपर्क में आता है, माँ के संपर्क में रहने से बच्चे में सुरक्षा की भावना भी उतनी ही अच्छी होती है। तो इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि जो भी माताएं जिन्होंने अपने बच्चों को अभी जन्म दिया है, अगर वो संक्रमित भी हो गई हैं तो भी अपने बच्चों को स्तनपान करवाती रहेंगी, बच्चे को अपना दूध पिलाते रहें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो ये संक्रमण है कोरोना का, आप जानते हैं कि ये किसी भी बंधन को नहीं देखता, न उम्र का लिहाज है, न धर्म जाति का लिहाज है, न अमीर गरीब का लिहाज, ये किसी को भी हो सकता है। इसलिए जैसे ही लक्षण आए तत्काल उपयुक्त यही है कि तत्काल अपनी हम जांच करवाएं, और किसी प्रकार के इसके बारे में कोई संकोच की बात ही नहीं है, न किसी प्रकार की कोई लज्जा की भावना है। अगर हम संक्रमित हो गए, आप देख रहे हैं कि कितने लोग संक्रमित हो चुके, और आज आपने सुना कि 3 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमण के पश्चात स्वस्थ हो चुके। तो इसलिए न तो इसमें कोई हीन भावना की बात है, न किसी प्रकार की लज्जा की बात है, न किसी संकोच की बात है। और अगर कोई संक्रमित होता है तो उसके प्रति मन में किसी प्रकार की दुर्भावना भी नहीं लानी है, बल्कि हमें एक दूसरे की मदद करनी है, ताकि हम जैसे ही किसी को कोई संक्रमण हो उसका तत्काल वो लक्षणों के आधार पर अपनी जांच करवाए, जांच में अगर संक्रमण निकले तत्काल अपनी चिकित्सा करवाए। और जांच और इलाज की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क है। लेकिन सबसे अच्छा ये है कि हम जो बचाव के तरीके हैं उनको अपनाएं, और इस संक्रमण से हम बचे रहें। और ऐसा संभव है, आप देख रहे हैं कि 23 करोड़ से अधिक की आबादी वाले प्रदेश में अभी तक केवल 3,70,000 लोगों को संक्रमण हुआ, तो जो कि 0.2% से भी कम है। तो ये तभी संभव हुआ है जब हम और आप सभी लोग जो हमें बचाव के तरीके अपनाने हैं उसको हम अपना रहे हैं। इसके लिए अपने हाथ को बार बार साबुन पानी से धोते रहना, अपने मुंह और नाक को ढककर रखना, मास्क से ढकिए, रुमाल से ढकिए, गमछे से ढकिए, दुपट्टे से ढकिए। अगर आप ये सावधानियां बरतते हैं और जहां भी आप जाते हैं लोगों से 2 गज की दूरी रखते हैं, तो आप संक्रमित नहीं होंगे, संभावना नगण्य हो जाएगी। क्योंकि ये जो संक्रमण है ये मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया की तरह मच्छरों के काटने से नहीं होता है, न ये जैसे कुछ और बीमारियां होती हैं जल जनित कि पानी पीने से हो गया, वैसे भी नहीं होता। ये जो बीमारी है ये मनुष्य से दूसरे मनुष्य को मिलती है। जब आप किसी से बातचीत करते हैं उसके मुंह से और नाक से जो ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं और वो संक्रमित है, वो आपके मुंह और नाक के आँख के रास्ते गया, तब आप में संक्रमण आता है। कि कोई संक्रमित व्यक्ति जब कहीं किसी सरफेस पर कोई सतह है, यहाँ अगर कोई किसी ने छींका खांसा, उसके मुंह और नाक से ड्रॉपलेट्स यहाँ गिरे तो संक्रमण यहाँ पर है। आपने फिर हाथ को छुआ, हाथ से उसको छुआ, फिर अपने हाथ से आपने मुंह नाक आँख को छुआ, तो संक्रमित होते हैं। कोई संक्रमित व्यक्ति है, उससे जब आप हाथ मिलाते हैं तो उसके हाथ में संक्रमण है, वो संक्रमण आपके हाथ में आया और फिर आपके मुंह आँख नाक के रास्ते आपके शरीर में गया, तब आप संक्रमित होते हैं। तो ये जो संक्रमण है ये मनुष्यों के माध्यम से ही है। तो अगर आप दूरी रखेंगे लोगों से, मुंह और नाक को ढक के रखेंगे जो रास्ता है संक्रमण जाने का अंदर, अपने हाथ को बार बार साफ करते रहेंगे, और जब भी किसी से मिले तो अभिवादन करना है तो आप हाथ जोड़कर नमस्ते करिए, हाथ ना मिलाइए। इन सावधानियों को अगर आप बरतेंगे तो संक्रमण से मुक्त रहेंगे, दूसरों को भी
संक्रमण से बचाए रखेंगे। अपने परिवार में जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, जो पहले से ही किसी रोग से ग्रस्त हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, इनका हमें विशेष ध्यान रखना है कि ये संक्रमित न होने पाएँ, क्योंकि इनमें जटिलताएं आ सकती हैं। तो सावधान रह कर के अपने को संक्रमण से मुक्त रखिए, अपने इष्ट मित्रों परिवार वालों को संक्रमण से मुक्त रखिए, स्वस्थ रहिए, चिंता मुक्त रहिए और प्रसन्न रहिए। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से कि वो आपको आगे की बातें बताएंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि जो मैंने आपसे आज विशेष अनुरोध किया है कि जो माताएं हैं जो अपने बच्चों को अपना दूध पिला रही हैं, अगर आप संक्रमित भी हो गए हैं, अगर आपको संदेह है आपके घर में और कोई संक्रमित हो गया है कि मुझे भी संक्रमण हो सकता है, तो आप अपने बच्चे को दूध पिलाना बंद नहीं करेंगी। केवल जो कुछ सावधानियां हैं उसको आप बरतेंगे। आप अपने मुंह और नाक पर मास्क लगा के उसको ढकेंगे, अपने हाथ को बार बार साफ करते रहेंगे, बच्चे के आसपास की सतहों को साफ करते रहेंगे, सावधानियां सारी बरतेंगे, लेकिन अपने बच्चे को दूध पिलाना बंद न करिए। इससे बच्चे के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा और जो बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता है उसका भी ह्रास होता है। अगर बच्चा माता का दूध नहीं पाता है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे को दूध पिलाना अपना बंद नहीं करना है। और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनका हमको विशेष ध्यान रखना है। जो प्रतिशत आ रहा है, पहले ये 8% से कुछ ज़्यादा होता था, अब जो प्रतिशत है वो 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों में जो संक्रमण है वो 9.11% हो गया है। 0 से 20 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों में 13.85%, 21 से 40 वर्ष वालों में 48.16%, 41 से 60 वर्ष वालों में 28.88% संक्रमण पाया गया। इसी प्रकार से पुरुषों में 68.46% और महिलाओं में 31.53% पाया गया। लेकिन जो विशेष गौर की बात है कि जो 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति हैं, जिनमें संक्रमण होने पर जटिलता होने की संभावना ज़्यादा रहती है, उनका प्रतिशत अब 9.11% हो गया है। तो हमें अपने बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखना है, उन्हें हमने बचाना है ताकि उनमें संक्रमण न होने पाए। तो आप सबों से मेरा अनुरोध है कि बुजुर्गों का ध्यान रखिए, गर्भवती माताएं या जो बच्चे पैदा हो चुके हैं उनको स्तनपान करवाती रहें। सभी सावधानियां बरतते हुए हम संक्रमण से बचे रहें, दूर रहें और चिंता न करिए, घबराइए नहीं। अगर संक्रमण हो भी गया तो इलाज की सारी व्यवस्था है। तनाव मुक्त रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। अब अपर मुख्य सचिव गृह आपको आगे की बातें बताएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोविड की बैठक आज ली, टीम 11 की। उन्होंने हाई रिस्क ग्रुप को लक्षित करने और उनके कोविड-19 के टेस्ट करने के निर्देश दिए। हाई रिस्क ग्रुप के लिए उन्होंने कहा कि आरटीपीसीआर से टेस्ट हो। मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि जो एंटीजन से टेस्ट होते हैं और नेगेटिव आते हैं, यदि उनके लक्षण हैं तो उनका आरटीपीसीआर से, यानी जो गोल्ड स्टैंडर्ड है टेस्टिंग का, जरूर कराया जाए। टेस्टिंग के लिए लोग पीछे ना रहें। अगर कहीं भी लक्षण किसी के हैं तो उनका आरटीपीसीआर टेस्ट होना जरूरी है। इस पर बल दिया जाए। अपने सीएमओ से, अपने जिलाधिकारी से, कंट्रोल रूम से संपर्क तुरंत करके उनको सूचित करें और टेस्टिंग में कहीं भी लोग इसको जो है इससे डरे ना, सामने आए और टेस्टिंग निस्वार्थ भाव से कराएं। स्वास्थ्य विभाग का सहयोग दें। दूसरा बिंदु यह है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर को पूर्ण सक्रियता से चालू रखा जाए। एक एक जो रोगी है उससे बात की जाए, दिन में 2 बार बात की जाए। जिलाधिकारी और सीएमओ इस स्थिति को रोज देखें और रणनीति जो है उसको एग्रेसिव रूप से, एक आक्रामक रूप से रणनीति रखें जिससे लोगों को राहत मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि बैठक जो डीएम और सीएमओ करें वो कोविड अस्पताल में तथा शाम को इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर में करें।
मुख्यमंत्री जी ने डोर टू डोर सर्वे और पल्स ऑक्सीमीटर को भी और मजबूती से ऑक्सीजन के स्तर को चेक करने के लिए निर्देश दिए। निर्धारित स्तर से कम ऑक्सीजन वाले यानी 93, 94, 95% से कम जैसे ही ऑक्सीजन हो पल्स ऑक्सीमीटर से नापने पर तुरंत अस्पताल में भर्ती करने और ऑक्सीजन दिलवाने और मेडिकल सपोर्ट दिलवाने की व्यवस्था कराई जाए और विस्तृत जांच की जाए। मुख्यमंत्री जी ने नॉन कोविड चिकित्सालयों में कोविड-19 के प्रोटोकॉल के अनुरूप ओपीडी सुविधा संचालित करने का भी निर्देश दिया। सभी सावधानियां बरतते हुए सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी ओपीडी की सुविधा दी जाए। मुख्यमंत्री जी ने आरोग्य मेला शुरू करने पर भी विचार करने को कहा है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता में वृद्धि होगी, इससे और काम भी होगा। कोविड-19 के प्रति जनता की जागरूकता के लिए और अधिक अभियान चलाने का भी निर्देश उन्होंने दिया है। मुख्यमंत्री जी ने नियमित मॉनिटरिंग करते हुए निवेशकों और उद्यमियों को की समस्या हल करते हुए प्रदेश में औद्योगिकरण का भी बल दिया है। विभिन्न नीतियों के तहत अन्य सुविधाएं उपलब्ध समय से रहे, यह जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर और प्रदेश मुख्यालय स्तर पर जरूर इंश्योर किया जाए। प्रदेश में इन्वेस्टर समिट 2018 के अवसर पर जो एमओयू किए गए थे उनकी समीक्षा करके इससे संबंधित निवेशकों की बैठक भी करने का निर्देश उन्होंने दिया है। पशुपालन विभाग में गौ आश्रय स्थलों की व्यवस्था को सुदृढ़ करने का निर्देश दिया है। गौ आश्रय स्थल को आय का स्रोत बनाने की कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया है। बायोगैस प्लांट स्थापित किए जाए, जो गौ आश्रय स्थल पर गोबर है उसका प्रयोग करते हुए बायोगैस प्लांट स्थापित करते हुए बायोगैस जनरेट कराई जाए और उसको बेचा जाए, जिससे इनकी आय के स्रोत भी बढ़े और इकोनॉमिकली जो हमारे गौ आश्रय स्थल है वो वायबल होते चले जाएं। बायोगैस प्लांट की स्थापना के लिए हर हालत में मजबूती से काम करें। ईंधन के लिए जो गैस प्राप्त होगी वो दूसरे और अच्छे किसानों को उनको बांटा जाए। आज 2,29,338 एफआईआर अब तक धारा 188 में दर्ज कर दी गई है। 4,42,000 लोग नामजद किए गए हैं। 73,649 वाहन सीज किए गए। 84 करोड़ 16 लाख जो है शमन शुल्क वसूला जा रहा है। 4,38,000 से अधिक वाहनों को परमिट देकर आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। 926 ईसी एक्ट की एफआईआर दर्ज करके 446 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुल 1252 लोगों को नामजद किया गया है। फेक न्यूज के 2,632 मामले हैं। कंटेनमेंट जोन की संख्या कुछ घटी है, अब कंटेनमेंट जोन 19,076 रह गए हैं। 1201 थानों में 14,40,000 मकानों में 79,72,000 लोग चिन्हित हैं। 50,000 से अधिक लोग इन कंटेनमेंट जोन में हैं और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में 31,565 लोग हैं। हम ये भी बताना चाहेंगे कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी से किसान यूनियन का एक दल मिला था। किसानों की समस्याओं के लिए उन्होंने अपने कुछ बिंदु रखे थे। मुख्यमंत्री जी के साथ बहुत ही सकारात्मक जो है बैठक हुई। उस किसान यूनियन के दल में श्री राकेश टिकैत जी और सभी वरिष्ठ उनके पदाधिकारी थे। इस दल ने अपनी जो बातें रखी हैं, मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि किसानों की हर समस्या का समाधान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने विभागीय अधिकारी जो उस समय मौजूद थे, एपीसी साहब, एसीएस रेवेन्यू साहब, एसीएस कृषि, एसीएस ऊर्जा, एसीएस गन्ना विकास और मैं स्वयं गृह विभाग से वहां मौजूद था, उनको सबको हम लोगों को निर्देश दिया है कि जिन बिंदुओं पर कार्रवाई की आवश्यकता तुरंत है उसको जल्दी से जल्दी कराया जाए और उस काम को आगे ले जाया जाए। किसानों के हित में मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कोई भी ऐसी चीज के लिए जहां पर जरूरत होगी, जैसे अगर धान क्रय केंद्रों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता होगी तो कृषि विभाग तुरंत बढ़ाएंगे। पराली के संदर्भ में जो पराली न जलाए किसान, उसमें जो भी सहयोग राज्य सरकार का होगा वो अवश्य दिया जाएगा। बिजली विभाग के संदर्भ में जो भी मुद्दे होंगे तो बिजली विभाग के साथ बैठकर सभी किसानों के मुद्दों का समाधान होगा और मिनिमम सपोर्ट प्राइस के संदर्भ में भी जो मांग उन्होंने रखी थी उस पर मुख्यमंत्री जी ने विचार करके किसानों के सभी प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया है कि प्रदेश सरकार ने पिछले 3 साल में जो क्रय धान का, गेहूं का, मक्के का और अन्य कृषि सामग्री किया है वो अभूतपूर्व जो है क्रय हुआ है। पिछले सालों से कहीं अधिक मात्रा में क्रय किया गया है और इस आधार पर
इस योजना को और मजबूती से चलाने और हर संभव किसानों को सहयोग और किसानों की सहायता करने का निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया है। किसान प्रतिनिधियों ने इस बात पर भी मुख्यमंत्री जी से खुशी जाहिर की कि लॉ और ऑर्डर पर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री जी ने कार्य कराया है उससे किसान भी खुश हैं, आम जनमानस भी खुश हैं। महिलाएं जो है रात 10 बजे के बाद जो है ग्रामीण क्षेत्र में वो स्वयं सामने आ रही हैं, तो निश्चय ही इसका फर्क देखने को मिला है। ये भी मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि लगभग 15 अक्टूबर के आसपास तक जो चीनी मिलें हैं उन पर भी विशेष रूप से नए सत्र में काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने इस बात पर भी बल दिया कि कोविड रहते हुए भी 119 चीनी मिलें उनके मार्गदर्शन में गन्ना सत्र जो पिछला निकला है उसमें चलाई गई हैं। उन्होंने ये भी निर्देशित किया है कि जो भी बकाया गन्ना का है, गन्ना विभाग और सभी अधिकारी मिलों के साथ बैठकर उनके सबका समाधान करके यथाशीघ्र जो भी भुगतान है उसको जल्दी से जल्दी उनका समाधान कराएं। तो ये बहुत सकारात्मक बैठक आज आयोजित हुई है और किसान प्रतिनिधियों ने इस बारे में खुद ही अपनी बात जो है उनके सामने रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को, विभागीय लोगों को निर्देश दिए हैं। धन्यवाद। जय हिंद। तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे।